हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बीएनएसएस की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे सेक्शन 1 to 5 के बारे में। ये बीएनएसएस का हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो ये सेक्शन 1 to 5 डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शंस, इसमें जो डेफिनेशन वाला पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 जो है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले देख लो, बिकॉज उसमें फ्लो चार्ट कवर किया है मैंने बीएनएसएस का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सेक्शन 1 सबसे पहले, दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो इस एक्ट का नाम है सेक्शन 1 सबसेक्शन 1। इस एक्ट का क्या नाम होगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है। इन शॉर्ट इसको बीएनएसएस भी बोलते हैं। 1 जुलाई को फोर्स में आया है। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 एंड 12 शैल नॉट अप्लाई टू। इस संहिता में जो भी सेक्शंस हैं, जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, इन सबको छोड़कर, जो चैप्टर 9, 11 और 12 को छोड़कर कहाँ अप्लाई नहीं होंगे? स्टेट ऑफ नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज पर। मतलब जो स्टेट ऑफ नागालैंड है उस पर बीएनएसएस के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। इन चैप्टर 9, 11 और 12, 9, 11 और 12 तो अप्लाई होते हैं, बाकी कोई भी प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ की, कहाँ की? नागालैंड या ट्राइबल एरियाज की, वो नोटिफिकेशन के जरिए, ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन के जरिए अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी ऑफ देम टू होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज। जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है वहाँ की, वो नोटिफिकेशन एक इशू करके ये कह सकती है कि जो बीएनएसएस के जो बाकी चैप्टर्स हैं, जो बाकी प्रोविजंस हैं, वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो बीएनएसएस के चैप्टर 5 में दिए गए हैं। तो चैप्टर 5 एज पर दिस सबसेक्शन 2 नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर अप्लाई नहीं होता है। बट स्टेट गवर्नमेंट ये कह सकती है वहाँ की कि आज से चैप्टर 5 एक किसी उस स्टेट के पार्ट पर या पूरे स्टेट पर अप्लाई होने लग गया है, with such supplemental, incidental और consequential modification as may be specified in the notification। एंड ये भी कह सकती है जो वहाँ की राज्य सरकार है कि जो ये चैप्टर 5 है, एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, कोई भी चैप्टर कह सकती है कि जो ये चैप्टर 5 है, इसके जो प्रोविजंस हैं इसमें कुछ बातें और ऐड कर सप्लीमेंट कर या कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ ये अब इस स्टेट पर अप्लाई होंगे या इस स्टेट के किसी पार्ट पर अप्लाई होंगे। सिंपल वर्ड्स में समझे तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ये कह सकती है कि हम फेर बदल करके ये प्रोविजंस यहाँ अप्लाई कर रहे हैं जो उस कंडीशंस में अप्लाई होने चाहिए। वहाँ पर बीएनएसएस क्यों अप्लाई नहीं होता है? बिकॉज वहाँ के कस्टम्स थोड़े से अलग हैं यहाँ से। तो उनको ध्यान में रखते हुए जो वहाँ सूटेबल हो, जो ट्राइबल एरियाज या नागालैंड में सरकमस्टांसेस अलाउ करते हों, अच्छे हों, उस अकॉर्डिंग ही ये प्रोविजंस अप्लाई किए जाते हैं। वैसे वहाँ पर स्टेट लॉज हैं अपने, यहाँ लोकल लॉज हैं प्रोसीजर के मामले में कि अगर कोई ऑफेंस हो गया तो क्या प्रोसीजर रहेगा, इन सब चीज़ों में वहाँ पर स्टेट लॉ या फिर लोकल लॉ प्रिवेल करता है। बीएनएसएस को प्रिवेलेंस नहीं दी गई है, पर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अप्लाई कर भी सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है। जो यहाँ पर ट्राइबल एरियाज, यहाँ पर वर्ड जो लिखा गया इसका मतलब बताया गया आगे एक्सप्लेनेशन में। ट्राइबल एरियाज का मतलब क्या है? वो टेरिटरीज, वो हिस्सा जो इस डेट से पहले 1972, 25 जनवरी 1972 से पहले असम के ट्राइबल एरियाज में इंक्लूड कर दिया गया था। जो इस डेट से पहले असम के ट्राइबल एरियाज में जो एरिया इंक्लूड कर दिया गया था, वो उसका मतलब है ट्राइबल एरियाज। एंड वो कौन से ट्राइबल एरियाज हैं उनको रेफर भी किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में, पैराग्राफ 20 में। पर इन ट्राइबल एरियाज में वो ट्राइबल एरियाज नहीं आएंगे जो शिलोंग की म्यूनसिपैलिटीज़ की लोकल लिमिट्स में, जो मतलब कि शिलोंग की म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर आते हैं, जो वो ट्राइबल एरियाज का मतलब नहीं है यहाँ पर। मतलब जो शिलोंग की म्यूनसिपैलिटी के अंदर आते हैं वो ट्राइबल एरियाज नहीं है। उनको छोड़कर जो ट्राइबल एरियाज हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं पैराग्राफ 20 में, वो ट्राइबल एरियाज के डेफिनेशन के अंदर आएंगे। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? ये कब आएगा, ये जो एक्ट फोर्स में कब आएगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन के जरिए इसकी डेट बताएगी। वो डेट कौन सी है? 1 जुलाई। 1 जुलाई से ये फोर्स में आ चुका है। 25 दिसंबर 2023 को इसको एसेंट मिली थी और इस डेट को 1 जुलाई 2024 को ये फोर्स में आ चुका है। तो ये सबसेक्शन 1 यहाँ पर हुआ। आते हैं सेक्शन 2 पर। सेक्शन 1 हो गया यहाँ पर। सेक्शन 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस के बारे में बात की गई है। पहले समझो जो भी यहाँ पर डेफिनेशंस बताई गई हैं वो क्यों बताई गई है। यहाँ पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बेल बॉन्ड, बेलेबल ऑफेंस, यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशंस डिस्कस की गई हैं।
जो भी यहाँ पर डेफिनेशंस डिस्कस की गई हैं, जो भी यहाँ पर वो डेफिनेशन बता दी गई, उसका थ्रू आउट दिस संहिता सेम मीनिंग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अगर यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है, अभी मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब, तो कहीं पर भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लिखा होगा ना, आप देखोगे जाके सेक्शंस में, जैसे कि सेक्शन 70 या 71 में आप जाके देखोगे वहाँ पर लिखा होगा, तो उसका मतलब ये होगा जो यहाँ पर बताया गया है, जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसेक्शन ए स्टार्ट करते हैं पहले। सबसेक्शन ए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के बारे में बात कर रहा है। इसका क्या मतलब है? शेल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ करना। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या हो सकता है? कोई मोबाइल हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे कम्युनिकेशन, कोई टेलीफोन हो सकता है। किस पर्पज़ के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पहला पर्पज़ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अगर किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जा रहा है तो वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स की डेफिनेशन के अंदर आएगा। तो सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे क्यों की जा सकती है? मान लो डेट लग गई, हियरिंग जो होती है पार्टीज़ के बीच में, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है। विटनेस की स्टेटमेंट लेनी है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है। दूसरा है यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये इशारा कर रहा है सेक्शन 54 के टुवर्ड्स। सेक्शन 54 है टीआईपी के बारे में बात करता है, जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आप पढ़ लेना क्या होता है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ अभी यहाँ पर। अगर किसी ने किसी को क्राइम करते हुए देख लिया, कोई मान लीजिए एक पर्सन है, उसने एक्स जो है उसने मर्डर कमिट करा है, उसको वाई ने वो मर्डर कमिट करते हुए देख लिया, बाद में वाई आकर कहता है कि मैं आई विटनेस हूँ, मैंने देखा है, तो पुलिस जो एक्स का आइडेंटिफिकेशन करवाएगी, उसको बहुत सारे लोगों के बीच में खड़ा कर देगी, और अगर वाई उसको पहचान लेता है तो टीआईपी सक्सेसफुल होती है। ये जो एविडेंस है आगे कोर्ट में वैल्यू रखता है एक। तो वो जो सारा प्रोसेस है टीआईपी का, आइडेंटिफिकेशन का, उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। वहाँ पर मजिस्ट्रेट होने चाहिए, वहाँ पर 10 या 9 लोग और खड़े होने चाहिए। ये सारा जो प्रोसेस है ये रिकॉर्ड किया जा सकता है किसी कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू। वही लिखा गया कि उस प्रोसेस की रिकॉर्डिंग की जा सकती है, मगर मतलब अगर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वो भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। आगे है सर्च एंड सीजर और एविडेंस। इसको पढ़ना कैसे है? फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर ऑफ और एविडेंस। एविडेंस की रिकॉर्डिंग के लिए, एविडेंस की रिकॉर्डिंग या सर्च और सीजर के लिए अगर रिकॉर्डिंग की जा रही है, ये जो है सेक्शन 105 इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको प्रोविज़न मिल जाएगा। मान लो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया, किसी का घर की तलाशी लेनी है, मान लो सर्च करना है, तो वो जो सर्च का जो प्रोसेस है, वहाँ से क्या मिला क्या नहीं मिला, कुछ गैर कानूनी सामान था नहीं था, ये जो सारा प्रोसेस है इसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो वो जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी इसी की डेफिनेशन के अंदर आ सकती है, आएगी, मतलब कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए वो रिकॉर्डिंग हो रही है। या एविडेंस की रिकॉर्डिंग भी अगर की जा रही है वो भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के डेफिनेशन के अंदर आएगी। या ट्रांसमिशन किया जा रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ करना फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे कि समन्स वगैरह भेजने के लिए, अगर इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा रहा है किसी कम्युनिकेशन डिवाइस को, वो भी इसी की डेफिनेशन के अंदर आएगा। या कोई और पर्पज़ जो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट बताए। सबसेक्शन ए कंप्लीट होता है। आगे इसको हम सबसेक्शन आई के साथ पढ़ते हैं, बिकॉज दोनों रिलेट करते हैं। फिर आगे है ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सीआरपीसी में ये दोनों डेफिनेशन नहीं थी, अब नई न्यूली एडेड है, बीएनएसएस में ऐड की गई हैं। आई क्या बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में। यहाँ पर हमने ये देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ ना, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? सबसेक्शन आई में बताया गया है। सिंपली मैं बात करूँ, सिंपल तरीके से इसमें मतलब क्या है इसका? मान लो एक फ़ोन है, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कोई अगर हम मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई वीडियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या कोई और डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पिक्चर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या एक फ़ोन से दूसरे किसी इंसान को ये सब कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और सिंपल मीनिंग है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरल इन्फॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट। किसी लिखित, वर्बल मतलब वॉइस मैसेज का अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कोई पिक्चर ट्रांसफ़र की जा रही है, या वीडियो ट्रांसफ़र की जा रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, यहाँ पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को, एक पर्सन से दूसरे डिवाइस को, या फिर एक डिवाइस से दूसरे पर्सन को। किस तरीके से ये कम्युनिकेशन हो रहा है सारा? बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, इंक्लूडिंग, अब ये जो ये बट नॉट लिमिटेड टू, ये बाद में बढ़ते हैं, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूड हो सकता है? कोई टेलीफोन, मोबाइल, सेलुलर फ़ोन, या कोई वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमरा, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बता दें यहाँ पर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है जो यहाँ पर नहीं बताया गया। फॉर एग्जांपल पेजर, पेजर भी एक कम्युनिकेशन का डिवाइस है। अगर उस डिवाइस को सेंट्रल गवर्नमेंट बता दे कि ये डिवाइस भी इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर, जो ये नॉट लिमिटेड टू लिखा गया यहाँ पर, इसका ये मतलब है कि इन डिवाइस के अलावा कोई और भी डिवाइस हो सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का कोर्ट में क्या यूज़ हो सकता है? सबसे पहले तो समन्स भेजने के लिए यूज़ हो सकता है। मतलब कि एक फ़ोन से दूसरे पर्सन को कोई रिटर्न इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, वो कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, वो समन में आ जाएगा। या मान लो केस चल रहा है, ठीक है, केस में जो प्रोसिक्यूशन की साइड है, जो मान लो विक्टिम है, उनके पास बहुत सारे एविडेंसेस है। अब केस के दौरान कोर्ट ऑर्डर करता है कि जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स है प्रोसिक्यूशन के पास, जो और वीडियो एविडेंसेस है मान लीजिए, वो एक्यूज की साइड को, जो डिफेंस है, उनको दे दिए जाएं ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सकें। ये जो है प्रोसेस होता है कोर्ट में। तो वो जो कम्युनिकेशन होगा, मान लो कोई वीडियो एविडेंस है, इस साइड से प्रोसिक्यूशन की साइड से या कोर्ट की साइड से डिफेंडेंट की साइड को अगर वीडियो भेजी जा रही है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा। तो ये भी होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पर बेल, बेल बॉन्ड एंड बॉन्ड की। और ये करने से पहले हम बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात करेंगे। क्लॉज सी पहले देखेंगे, बिकॉज ये सभी जो डेफिनेशंस हैं इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले बेलेबल एंड नॉन बेलेबल के बीच में हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन फर्स्ट स्केड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जो फर्स्ट स्केड्यूल में, जो फर्स्ट स्केड्यूल, अगर आपके पास BNSS का जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट में पीछे जाओगे या आगे कहीं पर भी फर्स्ट स्केड्यूल होगा। फर्स्ट स्केड्यूल में ना 6 रोज़ हैं, ठीक है। 6 रोज़ में जो 5th रो है ना, 5th रो, उसमें बताया गया है कि वो जो ऑफेंस है, यहाँ पर ऑफेंस लिखा गया है जो BNS में जो IPC जो पहले था, मान लो यहाँ पर थेफ्ट है, थेफ्ट लिखा गया है। फिर यहाँ पर पनिशमेंट लिखी गई है। फिर यहाँ पर ये लिखा गया कि कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल है, उसके बारे में अभी आगे बात करते हैं। फिर यहाँ लिखा गया कि ये जो ऑफेंस है बेलेबल है या नॉन बेलेबल है 5th रो में। तो आप देख सकते हो हर एक ऑफेंस के बारे में बात की गई है। और वैसे अगर हम बात करें बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल क्या होते हैं, बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जहाँ पर आपका राइट है बेल लेने का। आपको पुलिस से या कोर्ट से बेल मिल सकती है इस केस में। अगर बेलेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वहाँ पर कोर्ट या पुलिस ऑफिसर नहीं रोक सकते बेल लेने से। वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होता है वहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, कोर्ट की मर्जी होती है आपके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए या आपको देखते हुए या कौन सा ऑफेंस करा है ये देखते हुए, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तब कोर्ट डिसाइड करती है कि बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इनके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? बेलेबल ऑफेंस, अक्यूज के पास राइट होता है यहाँ पर बेल ऑब्टेन करने का। नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेल जो है कोर्ट की डिस्क्रिशन पर, कोर्ट की मर्जी पर ग्रांट होती है। मर्जी, उसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे केसेस हैं या चैप्टर है, चैप्टर 35 आप जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बात की गई है कि कब बेल मिलती है इन केसेस में और कब बेल नहीं मिलती है। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो लेस सेवेयर होते हैं, मतलब दे आर नॉट मच ग्रेव, बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं होती है। वही नॉन बेलेबल ऑफेंस जैसे कि मर्डर, रेप, ये थोड़े से सीरियस और हीनियस क्राइम होते हैं। सोसाइटी को थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ये थोड़ी सोसाइटी को ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट करते हैं, तभी इनको नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। जनरली ऐसा ही होगा, जो सीरियस ऑफेंस होंगे उनको नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया। राइट टू बेल, यहाँ पर बेलेबल ऑफेंस में वही सेम बात है कि जो बेल है वो एज ए मैटर ऑफ राइट मिलती है। यहाँ पर जुडिशियल डिस्क्रिशन पर डिपेंड होता है। अथॉरिटी यहाँ पर बेलेबल ऑफेंस में पुलिस या मजिस्ट्रेट ग्रांट कर सकते हैं बेल। आपको पुलिस भी बेल दे सकती है या मजिस्ट्रेट भी। नॉर्मली पुलिस ही इस केस में बेल दे देती है, बिकॉज बेलेबल ऑफेंस है। मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन यहाँ पर लाई करता ही नहीं है कि बेल देनी या फिर नहीं देनी है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट या हायर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ग्रांट कर सकते हैं बेल। एग्जाम्पल क्या है? सिंपल असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, और यहाँ नॉन बेलेबल में किडनैपिंग, टेररिज्म, मर्डर, रेप, रॉबरी, डकैती, ये सब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के एग्जांपल हैं। फर्स्ट स्केड्यूल में आप जाके देख भी सकते हो। तो ये डिफरेंस देखा आपने बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का। अब आते हैं कि बेल क्या होता है, बेल बॉन्ड क्या होता है या बॉन्ड क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो इन तीनों डेफिनेशंस में ना थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं। अगर सीरियसली पढ़ रहे हो तो एक रजिस्टर या कॉपी लेके बैठ जाओ, उस पर लिख लेना जो मैं बता रहा हूँ। तो बेल का मतलब क्या है? क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज बी बात करता है बेल के बारे में। तो बेल का क्या मतलब होता है? बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन। बेल का मतलब होता है एक पर्सन को छोड़ना। जनरली मैं बात करूँ, मान लो एक्स है,
एक्स ने चोरी चोरी कर दी, उसको पुलिस ने कस्टडी में लिया, फिर आगे उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो अब जो एक्स चाहेगा कि मैं छूट जाऊँ, एक्स तो नहीं चाहेगा ना कि वो कैद में ही रहे या पुलिस कस्टडी में रहे या जुडिशियल कस्टडी में रहे। तो कैसे छूटेगा वो? बेल एप्लीकेशन लगा के। बेल एप्लीकेशन में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। बॉन्ड एग्जीक्यूट या बेल बॉन्ड का मतलब उससे कोर्ट ये कह सकती है कि तुम कुछ अमाउंट सबमिट करवाओ, 20,000 रुपये दो या 50,000 रुपये दो, तब तुमको छोड़ा जाएगा। और तुमको जो कंडीशंस कही गई हैं इनका पालन करना है, अगर नहीं करोगे पालन तो तुमको जेल में डाल देंगे। ये सारा प्रोसेस होता है बेल का। तो डेफिनेशन ये क्या कहती है? बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन। बेल का मतलब होता है एक पर्सन को छोड़ना। किस पर्सन को छोड़ना? जिस पर आरोप लगा है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट करा है। कहाँ से छोड़ना? फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। कब छोड़ा जाएगा? अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय ऑफिसर और कोर्ट। कुछ कंडीशंस लगाई जाएंगे और जब वो एग्जीक्यूट करेगा बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड, बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड, ये भी अभी आते हैं इस पर, पहले ये समझते हैं क्या है। तो एक पर्सन को छोड़ना जिस पर आरोप लगा है कि उसने ऑफेंस कमिट करा है। 2 पॉइंट समझ आए यहाँ पर, रिलीज ऑफ ए पर्सन और जिस पर आरोप लगा है, या अक्यूज है या सस्पेक्टेड है। कहाँ से छोड़ा जा रहा है? कस्टडी से। कस्टडी ऑफ लॉ। कस्टडी ऑफ लॉ में एक तो पुलिस कस्टडी आ सकती है और एक जुडिशियल कस्टडी आ सकती है। पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी आगे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो, जब पुलिस का कंट्रोल होता है एक्यूज पर तो वो पुलिस कस्टडी में होता है, जब मजिस्ट्रेट का कंट्रोल होता है तो वो जुडिशियल कस्टडी में होता है। ठीक है। और उस पर कब उसको रिलीज़ किया जाएगा? उस पर कुछ कंडीशंस लगाई जाएंगी, या तो ऑफिसर लगाएगा या कोर्ट लगाएगा। ऑफिसर कौन हो सकता है? पुलिस ऑफिसर, ईडी के ऑफिसर्स हो सकते हैं, सीबीआई ऑफिसर्स हो सकते हैं। कोर्ट में कोई भी कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, सीजेएम हो सकते हैं, एडीजे हो सकते हैं। अब कब ऑफिसर रिलीज़ करेगा और कब कोर्ट रिलीज़ करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो ऑफेंस जो है बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। पीछे भी हम मैंने बात करी है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में कौन रिलीज़ कर सकता है और बेलेबल ऑफेंस में कौन रिलीज़ कर सकता है। जब नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, जैसे कि एक्स ने करा है जो कि चोरी है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो कोर्ट ही रिलीज़ कर सकती है सिर्फ उसको। और कोई बेलेबल ऑफेंस होता तो पुलिस ऑफिसर भी उसको रिलीज़ कर सकता था। आगे क्या है? ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। यहाँ तक समझ आया होगा। उसको तभी रिलीज़ किया जाएगा या तो वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करे या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करे। बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है? देखो, कागज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। मैं यहाँ शो भी कर दूंगा। फॉर्म नंबर 47 स्केड्यूल 2 BNSS में स्केड्यूल 2 है, उसमें फॉर्म नंबर 47 में आप जाके देखोगे बॉन्ड और बेल बॉन्ड का फॉर्मेट है। तो जब भी रिलीज़ करना होता है किसी पर्सन को बेल पर, तो ये फिल करना होता है उसको। एग्जीक्यूट करने का मतलब वो फिल करना। और इसका मतलब क्या होता है फिल करने का, क्यों करवाया जाता है, वो देख लेते हैं। तो बॉन्ड का मतलब होता है पर्सनल बॉन्ड या एक अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। इसका क्या मतलब हुआ? अब एक ऑफेंस का एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो एक ऑफेंस कमिट हुआ है, बेलेबल ऑफेंस करा है किसी ने, एक्स ने बेलेबल ऑफेंस करा है, तो उसको पुलिस ऑफिसर रिलीज़ कर सकता है। कोर्ट में जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, पुलिस ऑफिसर ही रिलीज़ कर सकता है, उसके पास राइट होता है बेल लेने का। तो बेल उसको वैसे ही थोड़ा ना मिल जाएगी। ठीक है। पुलिस ऑफिसर मान लो चाहता है कि वो आगे आने वाली डेट्स पर कोर्ट में आए या पुलिस ऑफिसर के सामने आए, तो वो एश्योरेंस कैसे आएगी कि ये आएगा? मान लो पुलिस ऑफिसर ने कहा हर रोज़ 11 बजे तुमको 3 दिन तक अपीयर होना है मेरे पास, तो पुलिस ऑफिसर के पास एश्योरेंस कैसे आएगी कि वो पर्सन मानेगा इस चीज़ को? उसके लिए होता है बॉन्ड या बेल बॉन्ड, दोनों का ही सेम काम होता है। कोर्ट भी ले सकती है बॉन्ड या बेल बॉन्ड, और पुलिस ऑफिसर भी ले सकता है, कोई और ऑफिसर भी ले सकता है बॉन्ड या बेल बॉन्ड। वहाँ पर वो अंडरटेकिंग देता है पर्सन की, मैं आऊँगा, जब मेरे को बुलाया गया उस समय मैं आऊँगा, मैं कंप्लाई करूँगा। अब बॉन्ड और बेल बॉन्ड में बस ये डिफरेंस होता है कि जो बेल बॉन्ड होगा वो श्योरिटी बॉन्ड भी उसको बोलते हैं और श्योरिटी के साथ होता है। श्योरिटी का मतलब गारंटर। बॉन्ड में क्या होगा? सिर्फ एक पर्सन, मान लो जो एक्यूज्ड है, इस केस में एक्स, वो इस फॉर्म को फिल करेगा, जो भी बॉन्ड का जो फॉर्म होता है। बेल बॉन्ड में इस एक्स के साथ, अगर बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला गया, एक्स के साथ एक श्योरिटी होगा उसका। ठीक है। उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, उसका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। ये एक्स्ट्रा एश्योरेंस के लिए होता है। ये और ये दोनों ही उस बेल बॉन्ड को एग्जीक्यूट करेंगे, दोनों साइन करेंगे, और श्योरिटी ये कहेगा कि एक्स, तब जब भी आप बुलाएंगे कोर्ट को या पुलिस ऑफिसर को, जो भी वो केस है, कि जब भी आप एक्स को बुलाएंगे वो अपीयर होगा। तो श्योरिटी जो होता है वो
ऐसे गारंटर एक्ट करता है। तो यहाँ तक समझ आया। एक और बात कि बॉन्ड और बेल बॉन्ड जो होता है वो विद मनी भी हो सकता है और विदाउट मनी भी हो सकता है। मान लो एक्स ने मान लो यहाँ पर चोरी का ऑफेंस थेफ्ट कमिट किया है, तो जो चोरी का ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जो बेल देगा वो कोर्ट ही देगा। मान लो बेल दे दिया कोर्ट ने, बेल उसको मिल गई, तो कोर्ट उससे कुछ अमाउंट ले सकता है। मान लो 20,000 रुपये ले लेगा, 50,000 रुपये ले लेगा, कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स ले सकता है उसके एश्योरेंस के लिए कि ये बॉन्ड जो है उसका कंप्लायंस करे। जो एक्स है उसको जब बुलाया गया है तभी वो आए, ये एक्स्ट्रा एश्योरेंस होती है कि उससे पैसे ले लेना, कुछ प्रॉपर्टी के कागज रखवा लेना कि अगर वो ना आएगा तो वो जो उसने मान लो 20,000 रुपये रखवाए हैं वो फॉरफिट हो जाएगा। उसका जो बॉन्ड है वो 20,000 रुपये एज ए फाइन रख लेगी कोर्ट, फिर उसको नया बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा मान लो 50,000 का, फिर वो नहीं आता, फिर वो 50,000 गए, यूँ करके उसके फाइन लगता रहेगा या उसकी बेल भी कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ तक आई गेस समझ आया होगा। एक बात मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि ये कंडीशंस जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। कंडीशंस बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। वैसे चैप्टर आई गेस 35 है, 35 आप पढ़ लेना, उसमें कंडीशंस आपको सेक्शंस में मिल जाएंगी। कंडीशन हो सकती है कि वो जो एक्यूज है मान लो उसने मर्डर कमिट करा है, तो अगर उसको बेल पे रिलीज़ कर दिया गया, एक्यूज है वो मर्डर कमिट करने का, उसको ये कंडीशन लगाई जा सकती है कि वो शहर से बाहर नहीं जाएगा, दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा, फ़ौरन नहीं जाएगा, या वो जो विटनेसेस हैं उनको डराएगा धमकाएगा नहीं, इस तरीके की हरकतें नहीं करेगा। ये कंडीशंस हो सकती हैं, तभी उसको बेल मिलती है। और उन केसेस में जनरली जो बॉन्ड और बेल बॉन्ड में से बेल बॉन्ड ही एग्जीक्यूट करवाया जाता है एक्स्ट्रा एश्योरेंस के लिए। कोर्ट ये भी कह सकता है कि एक की जगह 2 गारंटर लेके आओ। जब ग्रेव ऑफेंस है, मर्डर जैसा ऑफेंस है, तो उसमें ऐसे कह सकती है कोर्ट कि 2 गारंटर लेके आओ, और अमाउंट भी ज़्यादा हो सकता है, लाख रुपए हो सकता है, 2 लाख रुपए हो सकता है बॉन्ड का अमाउंट। और इन केस वो कंडीशंस को नहीं मानता है, फिर वो अमाउंट उसका फॉरफिट हो जाता है, फिर नया बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। तो ये सारा प्रोसेस आई गेस समझ आया होगा। वैसे इसको हम जब आगे ये चैप्टर 35 करेंगे उसके साथ भी पढ़ेंगे हम इसको। बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर चार्ज। सबसेक्शन एफ में चार्ज के बारे में बात की गई है। चार्ज क्या होता है, आगे कॉग्निजेबल नॉन कॉग भी है। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन दी चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन 1। डायरेक्ट लैंग्वेज ये है, ये मैंने अपने आप से लिखा है यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है। सबसे पहले तो चार्ज का मतलब समझो। चार्ज होता क्या है सिंपल वर्ड्स में, जब भी कोई ऑफेंस कमिट करता है कोई इंसान, उस पर उसने ऑफेंस कमिट करा, अब ये कहा जाता है कि उस पर मर्डर का चार्ज लग गया या उस पर डेकोइटी का चार्ज लग गया। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट जो होती है पुलिस ऑफिसर फाइल करता है इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो अब मान लो किसी ने मर्डर किया है, तो उस पर चार्जशीट में ये लिखा जाता है कि इसने ऑफेंस मर्डर का ऑफेंस किया है, और कोर्ट की लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि उस पर मर्डर के ऑफेंस का चार्ज लगा है। सबसेक्शन एफ का पर्पस क्या है? ये कहता क्या है, मान लो एक चार्जशीट में बहुत मल्टीपल एलिगेशंस है, किसी पर किसने चोरी की है, फॉर्जरी करी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है, तो ये सब जो है हेड ऑफ चार्जेस हैं इस सबसेक्शन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लिखा गया है। ये जो है थेफ्ट, फॉर्जरी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये हेड ऑफ चार्ज है, मतलब कि ये पार्ट ऑफ चार्जेस है मान लीजिए इस पूरे चार्ज के अंदर। बस यही यहाँ पर बात की गई है। इसको और सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो कहीं पर अगर चार्ज वर्ड यूज़ किया गया ना, उसका मतलब ये नहीं कि एक ही चार्ज हो, उसका मतलब मल्टीपल चार्जेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो क्लॉज जी में, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो क्लॉज ओ में दिया गया। दोनों साथ पढ़ने जरूरी हैं, इसलिए साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑफेंस या फिर एक ऐसा केस। यहाँ पर दोनों के बारे में बात की गई है, ऑफेंस के बारे में भी, कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस के बारे में भी। तो दोनों का ही मतलब ये है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट स्केड्यूल के अकॉर्डेंस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है वो जो पुलिस ऑफिसर है। देखो फर्स्ट स्केड्यूल है जो BNSS का, उसमें आप जाओगे, जैसे मैंने बेलेबल और नॉन बेलेबल के बारे में बताया था, जो फोर्थ रो में बताया हुआ है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। और जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, उसमें जो पुलिस ऑफिसर है बिना वारंट लिए, कोर्ट से वारंट लेना पड़ता है अरेस्ट का, तो बिना अरेस्ट वारंट लिए अरेस्ट कर सकता है। क्यों है ऐसा? बिकॉज कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आप जाके देखोगे वही ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं 90 to 95% जो सीरियस ऑफेंसेस हैं। अगर उन केसेस में वारंट ऑब्टेन करना पड़ गया, मतलब पहले वारंट लेके आए फिर अरेस्ट हो, अगर ये करना पड़ गया तो जो एक्यूज है जिसने वो ऑफेंस करा है उसके भागने के चांस हो सकते हैं, पब्लिक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसलिए इन केसेस में बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है अरेस्ट करने की। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं या केस वो केस होता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर
बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इनके बीच में डिफरेंसेस थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन रजिस्टर एफआईआर। कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सेक्शन 173 में रजिस्टर कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है और अरेस्ट कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन से, बिना वारंट लिए। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट या अरेस्ट नहीं कर सकती बिना मजिस्ट्रेट की या कोर्ट की परमिशन से। ठीक है ना, दोनों चीज़ें हैं। एक अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता और इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की जा सकती अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है। पर कॉग्निजेबल केस है तो बिना बताए, बिना अप्रूवल के और बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है और इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। पहले ऑफेंस होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में परमिशन चाहिए कि नहीं वो डिपेंड करता है कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंस कौन सा है। और ये जो प्रोसेस है सारा कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का, ये जो फ्लो चार्ट है मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा है, वो जाके देख लो। आई बटन में मैं लिंक अगर आ रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो होगी। एक और बात यहाँ डिफरेंसेस में मैंने नहीं लिखी कि कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है उसमें एफआईआर फाइल होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें एनसीआर फाइल होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ये भी डिफरेंस होता है इसमें, इन दोनों ऑफेंसेज में। सिवेरिटी, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेज है वो सीरियस ऑफेंस होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मर्डर, रेप, किडनैपिंग, रॉबरी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज लेस सीरियस होते हैं एज कंपेयर टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेज। एग्जाम्पल क्या है? डेफामेशन, पब्लिक न्यूसेंस, असॉल्ट। आगे डिफरेंस क्या है? पुलिस अथॉरिटी। ये जो पॉइंट है मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट में कि पुलिस ऑफिसर हैव अथॉरिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की। ठीक है, एंड बिना अप्रूवल के। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अप्रूवल चाहिए होता है। ऑफेंस होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में अप्रूवल चाहिए होता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पनिशमेंट जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में ज़्यादातर वो ऑफेंसेज आते हैं जहाँ पर 3 साल या उससे ज़्यादा की पनिशमेंट है या डेथ पेनल्टी है, या और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में लेस सिवियर ऑफेंस आते हैं जिसकी जो इम्प्रिजनमेंट है या पनिशमेंट है वो 3 साल से कम है। तो ये डिफरेंसेस हुए यहाँ पर, ये दोनों कंप्लीट हुए। आगे है क्लॉज एच जो कि कंप्लेंट के बारे में बात करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्लॉज है। देखो कंप्लेंट क्या होता है, फर्स्ट वीडियो जाके देखोगे समझ आ जाएगा कंप्लेंट क्या होता है। जब भी कोई ऑफेंस होगा या तो एफआईआर होगी, ठीक है, या कंप्लेंट होगी। ठीक है, दूसरा होता है कंप्लेंट। 2 ऑप्शन होते हैं किसी के पास भी, या तो एफआईआर कर लो या कंप्लेंट कर लो। कंप्लेंट किसको होती है? मजिस्ट्रेट को होती है। चैप्टर 16 में सारा प्रोसेस है कंप्लेंट का, वहाँ जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर जो ये डेफिनेशन है इसका मतलब बता देता हूँ कि कंप्लेंट एक्चुअली होती क्या है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। कोई एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब ऑफेंस का एलिगेशन ना, ऑफेंस का आरोप लगाना। ठीक है, पहला तो एलिगेशन, दूसरा वो ओरली या फिर राइटिंग, या तो वो बोल के बताई जा सकती है या राइटिंग में लिख के, लिखित कंप्लेंट भी की जा सकती है मजिस्ट्रेट को। ये होती किसको है? मजिस्ट्रेट को होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को होती है। किस पर्पज़? यहाँ पर ये पर्पज़ स्टार्ट हो गया। पर्पज़ क्या होता है? विद द व्यू टू टेकिंग हिज एक्शन अंडर दिस संहिता। इसका पर्पज़ ये होता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो एक्शन ले किसी पर्सन के अगेंस्ट, इस संहिता में एक्शन ले किस दैट सम पर्सन वेदर नॉन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन ले जिसने ऑफेंस कमिट करा है। वो पर्सन जो है नॉन भी हो सकता है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हो रहा है। मान लो वाई की प्रॉपर्टी चुरा ली गई, वाई को पता भी हो सकता है कि किसने चुराई है और नहीं भी पता हो सकता, कोई अननोन भी हो सकता है कि किसने वो प्रॉपर्टी मान लो घड़ी चुराई है। तो मान लो वाई कंप्लेंट करता है, तो वाई एलिगेशन कर रहा है। ठीक है, वो राइटिंग में होती है नॉर्मली, अगर ओरली भी होती है तो वो लिख ली जाती है, राइटिंग में ही देनी होती है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट जो होती है। वाई ने मान लो लिखित में दे दी मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट, और इसका पर्पस क्या होगा कि उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लो जिसने मेरी प्रॉपर्टी चुराई है, मेरी घड़ी चुराई है। तो ये मतलब होता है कंप्लेंट का। लास्ट में एक लाइन लिखी है, बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है? पुलिस रिपोर्ट इसमें इंक्लूड नहीं होती है। पुलिस रिपोर्ट क्या रिपोर्ट होती है? पुलिस रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि पुलिस फाइल करती है सेक्शन 193 में। हाँ, सेक्शन 193 में पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है। मान लो एफआईआर फाइल होती है ना, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने पर पुलिस फाइल करती है पुलिस रिपोर्ट। उसमें ये लिखा होता है कि जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी है उसके अकॉर्डिंग
ऑफेंस बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। मतलब एक तो चार्जशीट होती है पुलिस रिपोर्ट में, एक तो होगा चार्जशीट, दूसरा होगा क्लोजर रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट में या तो चार्जशीट होगी या क्लोजर रिपोर्ट। चार्जशीट तब होती है फाइल जब पुलिस को लगता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब क्लोज कर दी फाइल, नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी है, मान लो चोरी के ऑफेंस के लिए करी है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, अगर पुलिस को लगता है कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है। तो यहाँ लिखा गया है कि कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होगी, मतलब पुलिस रिपोर्ट इसके अंदर कंप्लेंट के अंदर नहीं आएगी। क्यों, ऐसा क्यों लिखा गया है? बिकॉज अगर आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे ना तो आपको ये लग सकता है कि ये पुलिस रिपोर्ट से काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि ये डेफिनेशन पुलिस रिपोर्ट की भी हो सकती है। इस डेफिनेशन के अंदर पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड हो सकती है जिस तरीके से ये डेफिनेशन है, बट इस डेफिनेशन ने अपने आप ही कह दिया कि इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आएगी ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो ये भी समझ आया हमको। एक्सप्लेनेशन पर आते हैं उससे पहले एक बात और बता देता हूँ। कंप्लेंट जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, दोनों ही ऑफेंस में जो हमने पीछे पढ़ा है, जैसे कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें एफआईआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल में एनसीआर होती है पुलिस के पास। पर जो कंप्लेंट है वो दोनों ही केसेस में हो सकती है। कॉग्निजेबल केस में भी कंप्लेंट हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल केस में भी कंप्लेंट हो सकती है। आगे एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, एक रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर, एक रिपोर्ट जो कि पुलिस ऑफिसर ने बनाई है, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद बताती है। पुलिस ऑफिसर कौन सी रिपोर्ट बनाता है? सेक्शन 193 में पुलिस रिपोर्ट, अभी बात कर रही थी उसके बारे में। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस रिपोर्ट बनती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कौन सी रिपोर्ट बनती है? पुलिस रिपोर्ट बनती है। तो वही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बात की गई है, एक रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर बनाता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो डिस्क्लोज करती है, जो रिवील करती है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। समझो, इसको ध्यान से सुनो। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि जो वो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलना कि वो जो ऑफेंस इन्वेस्टिगेट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट बनाई गई है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसका मतलब ये है कि पहले पुलिस ऑफिसर को ये लगता था कि वो जो ऑफेंस का जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस था तो मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं चाहिए थी। ठीक है ना। अभी हमने ये डिस्कस करा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए होता है मजिस्ट्रेट का, पर अब अप्रूवल नहीं लिया, इन्वेस्टिगेट करा, पुलिस रिपोर्ट बना दी। पुलिस रिपोर्ट बनाने के बाद पता चला कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, मजिस्ट्रेट से अप्रूवल भी नहीं लिया, तो ये तो गलत हो गया। बिकॉज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो इस केस में अप्रूवल चाहिए था, परमिशन चाहिए थी मजिस्ट्रेट की। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो जो रिपोर्ट है शेल बी डीम टू बी कंप्लेंट, उस रिपोर्ट को कंप्लेंट मान लिया जाएगा। एंड जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसने वो रिपोर्ट बनाई है, उसको कंप्लेनेंट मान लिया जाएगा। देखो अब ऐसा क्यों है ये समझते हैं कि अब बाद में पता चला कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको कंप्लेंट क्यों मान लेंगे हम। देखो क्या होता है, जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग होती है ना, उसमें मजिस्ट्रेट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। ठीक है। वहीं जो एफआईआर से केस लॉज होता है और वो जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें पुलिस ऑफिसर के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। कंप्लेंट केस, जब भी कंप्लेंट फाइल होगी उसके बाद मजिस्ट्रेट की मर्जी होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी डिस्क्रिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो जो पुलिस ऑफिसर है उसके पार्ट पर फॉल प्ले बंद करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोविज़न है। मान लो एक्स आया, एक्स ने एफआईआर करी, ठीक है, एफआईआर करी, बट वो जो ऑफेंस था वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था तो इन्वेस्टिगेशन में या अरेस्ट करते हुए पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट थी। मतलब पुलिस ऑफिसर को परमिशन चाहिए थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, बिकॉज इट वाज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। बट स्टिल पुलिस ऑफिसर ने लिखा एफआईआर में कि जो ऑफेंस है जिसके लिए एफआईआर आई है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस ऑफिसर को पता था कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, पर उन्होंने ये रिपोर्ट में लिख दिया कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसकी जो है आगे इन्वेस्टिगेशन करने लग गए, बाद में पता चला ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। तो इस केस में जो ये रिपोर्ट के बाद वो कंप्लेंट बन जाएगा, वो जो पुलिस रिपोर्ट है वो कंप्लेंट बन जाएगी। ऐसा इसलिए बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में
जो मजिस्ट्रेट होते हैं इन कंप्लेंट प्रोसीडिंग उनके पास ज़्यादा कंट्रोल रहता है, बिकॉज मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की या इंक्वायरी ऑर्डर करने की, मतलब वो खुद भी विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, फिर आगे उनकी मर्जी रहती है कि ट्रायल करना है या फिर नहीं करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीडिंग अगर हम बात करें, कंप्लेंट प्रोसीडिंग में मजिस्ट्रेट के पास ज़्यादा पावर्स होती है। तो ऐसे केसेस में जो पुलिस रिपोर्ट होती है उसको कंप्लेंट मान लिया जाता है और उसके आगे फिर वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लॉज जे, हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। हाई कोर्ट का क्या मतलब है? हाई कोर्ट इन रिलेशन टू एनी स्टेट, द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। किसी स्टेट के लिए हाई कोर्ट का क्या मतलब होगा? उस स्टेट का हाई कोर्ट। सिंपल बात है, जैसे कि गुजरात का हाई कोर्ट है, गुजरात स्टेट के लिए गुजरात हाई कोर्ट गुजरात स्टेट का हाई कोर्ट होगा। झारखंड स्टेट के लिए झारखंड हाई कोर्ट वहाँ का हाई कोर्ट होगा। सब क्लॉज 2 बात करता है यूनियन टेरिटरी के बारे में, और वो यूनियन टेरिटरी जहाँ पर किसी स्टेट के हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड की गई है। दोबारा सुनो, किसी स्टेट का हाई कोर्ट है, उसकी जुरिस्डिक्शन किसी यूनियन टेरिटरी पर एक्सटेंड की गई है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है, वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो पंजाब स्टेट का और हरियाणा स्टेट का हाई कोर्ट है, और उस हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड की गई है। तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट उसका हाई कोर्ट होगा। सब क्लॉज 3 बात करता है किसी और यूनियन टेरिटरी के बारे में। इस यूनियन टेरिटरी जो क्लॉज 2 में बात की गई है उस यूनियन टेरिटरी को छोड़कर, मतलब कि जहाँ पर जिस यूनियन टेरिटरी पर स्टेट के हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड ना की गई हो, वो यूनियन टेरिटरी। तो वो जो यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पर हाई कोर्ट कौन सा होगा? द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट। तो उस यूनियन टेरिटरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जो भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील होगा, हाईएस्ट कोर्ट होगा वहाँ पर उस यूनियन टेरिटरी में, वो उसका हाई कोर्ट होगा। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट जो है। जो दिल्ली है एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एक स्टेट नहीं है, और दिल्ली में जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दे तो हाईएस्ट सबसे बड़ा कोर्ट है क्रिमिनल कोर्ट जो है। तो दिल्ली की यूनियन टेरिटरी के लिए दिल्ली का हाई कोर्ट उसका हाई कोर्ट होगा। सिंपल बात थी। इसमें सब क्लॉज 2 में अंडमान निकोबार आइलैंड का भी एग्जाम्पल आ सकता है। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उस पर कैलकाटा हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड होती है। कैलकाटा जो हाई कोर्ट है वो वेस्ट बंगाल स्टेट का हाई कोर्ट है। तो कैलकाटा हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड की गई है अंडमान निकोबार आइलैंड तक भी, उसका क्षेत्राधिकार है अंडमान निकोबार आइलैंड तक भी। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड के लिए उसका हाई कोर्ट कौन सा होगा? कैलकाटा हाई कोर्ट होगा। आगे है क्लॉज के और एल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इसके साथ हम ट्रायल भी डिस्कस करेंगे, इसके साथ डिफरेंस करेंगे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का। तो इंक्वायरी क्या होता है, पहले मैं इसको जनरली बता देता हूँ, ठीक है। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का क्या मतलब होता है, फर्स्ट वीडियो में वैसे मैंने डिस्कस किया, बार बार बोल रहा हूँ, जाके देख लो, बिकॉज बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो वैसे मैं बता देता हूँ अभी 2 मिनट में। देखो, सबसे पहले एक ऑफेंस होता है। ऑफेंस होने के बाद एफआईआर होती है सेक्शन 173 में, फिर होती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होती है पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है। पुलिस रिपोर्ट में या तो चार्जशीट फाइल होगी या क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगी। चार्जशीट का मतलब अगर आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि ऑफेंस हुआ है तो चार्जशीट फाइल होती है, अगर ये लगता है कि ऑफेंस नहीं हुआ तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है। पुलिस रिपोर्ट कहाँ पर फाइल होती है? सेक्शन 193 में, और मजिस्ट्रेट के पास फाइल होती है। पुलिस रिपोर्ट मान लीजिए मजिस्ट्रेट को चली गई, अब मजिस्ट्रेट को उसके बाद कॉग्निजेंस लेना होता है। कॉग्निजेंस का हिंदी में मतलब होता है संज्ञान लेना। कॉग्निजेंस लेने का मतलब ये होता है कि पुलिस रिपोर्ट को देखकर, चाहे वो क्लोजर रिपोर्ट है या फिर वो चार्जशीट है, दोनों में से किसी को भी देखकर ये लग रहा है कि अगर ऑफेंस बन रहा है, कि प्राइमा फेसाई ये जो फैक्ट्स हैं मेरे सामने हैं, जो मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, ठीक है। अपना माइंड अप्लाई करने के बाद अगर ये लगता है कि ये जो ऑफेंस, ये फैक्ट्स जो भी मेरे सामने हैं, इससे ऑफेंस बन सकता है कोई, तो कॉग्निजेंस ले लिया जाता है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट को एविडेंसेस नहीं देखने होते हैं, वहाँ पर गिल्ट की कोई बात नहीं होती है कि अक्यूज गिल्टी हो जाए या फिर नहीं होगा आगे ट्रायल में जाके। बस ये देखना होता है कि फैक्ट्स जो भी सामने हैं उनसे कोई ऑफेंस बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। तो अगर बनता है तो कॉग्निजेंस ले ली जाती है। जैसे ही कॉग्निजेंस ली जाती है तो इंक्वायरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये इन्वेस्टिगेशन था, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेज होता है इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस ऑफिसर करता है, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशन था, ये इंक्वायरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के जो सेक्शन है, सेक्शन 173 से 196 यहाँ तक आप पढ़ सकते हो, और भी हैं बट मेन यहीं पर कवर होते हैं इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी में क्या होता है, कॉग्निजेंस ले ली गई, फिर
अक्यूज्ड को बुलाया जाता है, समन्स या वारंट इशू किए जाते हैं, उसको इशू प्रोसेस होता है, फिर उसको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके बाद चार्जेस पर हियरिंग होती है। हियरिंग ऑन चार्जेस का मतलब दोनों साइड के अक्यूज, एक तो प्रोसिक्यूशन होगा और एक अक्यूज होगा, दोनों साइड के एडवोकेट अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे मजिस्ट्रेट के सामने कि बड़े ऑफेंस का चार्ज बन रहा है, और अक्यूज जो डिफेंस की साइड का जो एडवोकेट होगा वो कहेगा कि छोटे ऑफेंस का चार्ज बन रहा है या बहुत चार्ज कोई बन ही नहीं रहा है, कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पर भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपना माइंड अप्लाई करना होता है, जुडिशियल माइंड, कि आगे ट्रायल के लिए जाएँ या फिर ना जाएँ। हियरिंग जो चार्जेस पर होती है उसका पर्पज़ ये होता है डिसाइड करना कि आगे मुकदमा चलाया जाए, ट्रायल चलाया जाए, फिर ना चलाया जाए। अगर चार्ज फ्रेम हो गए तो ट्रायल चलता है, अगर चार्जेस फ्रेम ना हुए तो डिसमिस हो जाता है वहाँ पर केस, यहाँ पर हो जाता है डिसमिसल। और यहाँ से स्टार्ट होती है ट्रायल जो होता है, ट्रायल यहाँ से स्टार्ट होता है, आगे फिर डिसीजन जजमेंट वगैरह आता है, यहाँ पे जजमेंट आ जाता है। ये सारा इन शॉर्ट में मैंने बताया है। यहाँ पर ये ट्रायल की स्टेज है, तो आपको ये समझ आना चाहिए यहाँ पर कि पहले इन्वेस्टिगेशन, फिर इंक्वायरी, फिर ट्रायल, और इनमें क्या क्या मेजर प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। इसको मैंने डिटेल में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, यहाँ पर फिर भी हल्का फुल्का डिस्कस करना जरूरी था तो कर लिया। अब क्लॉज के पर आते हैं, इंक्वायरी के बारे में बात करता है। मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर द संहिता बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इसका मतलब, इंक्वायरी का मतलब है हर एक इंक्वायरी जो अदर देन ट्रायल, ट्रायल को छोड़कर जो इंक्वायरी मजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है उसको इंक्वायरी बोलते हैं। ठीक है, यही समझ, यहाँ से क्या समझ आता है कि इंक्वायरी में ट्रायल इंक्लूड नहीं हो सकता बिल्कुल भी, कि एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल, हर एक इंक्वायरी, बट वो इंक्वायरी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी जो ट्रायल है। और वही हमने देखा कि ये दोनों प्रोसेस जो है अलग अलग है, इंक्वायरी और ट्रायल का प्रोसेस अलग है। और इंक्वायरी का मेन पर्पज़ ये होता है कि ये देखना कि आगे ट्रायल के लिए ग्राउंड्स हैं या फिर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन, क्लॉज एल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहा है। ये कहता है कि इंक्लूड्स ऑल दी प्रोसीडिंग्स अंडर द संहिता फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। सबसे पहले एक प्रोसीडिंग है जो कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए है। ठीक है, सबसे पहला कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। दूसरा, ये कंडक्ट होती है पुलिस ऑफिसर से, मतलब पुलिस ऑफिसर इसको कंडक्ट करता है, या कोई और पर्सन कंडक्ट कर सकता है जो ऑथराइज है मजिस्ट्रेट के द्वारा। पर यह बात ध्यान रखना कि मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, कोई ऑफिसर करेगा या मजिस्ट्रेट के बिहाफ पे कोई और पर्सन करेगा। आगे एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है स्पेशल लॉ के बारे, स्पेशल एक्ट के बारे में। स्पेशल एक्ट के बारे में क्या बात कर रहा है कि कोई स्पेशल एक्ट है ना, अगर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है, यहाँ जो BNSS में इन्वेस्टिगेशन है उससे इनकन्सिस्टेंट है, मतलब उस स्पेशल एक्ट में, स्पेशल एक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्पेशल एक्ट के, जैसे कि NDPS, PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पॉक्सो, DV एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये करके बहुत सारे स्पेशल एक्ट्स हैं यहाँ पर हमारे पास। तो स्पेशल एक्ट के अगर प्रोविजंस हैं वो इनकन्सिस्टेंट हैं BNSS के प्रोविजन से। इनकन्सिस्टेंट का मतलब वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोविज़न है, वहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से होगी और यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से होगी, तो अगर स्पेशल लॉ में लिखा हुआ है कि लेफ़्ट जाके इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो लेफ़्ट जाके ही होगी, बेशक BNSS में लिखा हो वो राइट जाके होगी। एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ आपको कि स्पेशल एक्ट में जो लिखा हुआ है वो प्रिवेल करेगा BNSS के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। और वैसे भी हम आगे इसी वीडियो में सेक्शन 4 में पढ़ेंगे कि जो स्पेशल लॉ होते हैं, स्पेशल एक्ट होते हैं, वो प्रिवेल करते हैं BNSS पर। वहाँ जो प्रोसीडिंग है, वहाँ जो प्रोसीजर है यहाँ से अलग है और उनको प्रेवलेंस मिलती है BNSS के जो जनरल प्रोविजन से ऊपर। तो इंक्वायरी समझ आया, इन्वेस्टिगेशन समझ आया, इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के बीच में। ट्रायल जो है यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया BNSS में, एक डिफरेंस है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस का कलेक्शन होता है, क्या तो पुलिस करेगी या कोई भी ऑथराइज एजेंसी, जैसे कि CBI, ED, ये सब एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं ये पता लगाने के लिए कि ऑफेंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इंक्वायरी क्या होता है? एक ऐसी प्रोसीडिंग होती है जहाँ पर ये फैक्ट्स को डिटरमाइन करके ये डिसाइड करना होता है कि इनफ ग्राउंड्स हैं ट्रायल के या फिर नहीं है। ट्रायल क्या होता है? गिल्ट या इनोसेंस किसी अक्यूज की डिटरमाइन करना कि वो जो अक्यूज है वो गिल्टी है या फिर इनोसेंट है, वो ट्रायल होता है। ट्रायल में ये डिसाइड होता है। अथॉरिटी कौन है? इन्वेस्टिगेशन में पुलिस या अदर एजेंसी कंडक्ट करती है। इंक्वायरी में या तो मजिस्ट्रेट या जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल अथॉरिटी की जगह यहाँ पर कोर्ट लिखा होना चाहिए था, तो कोर्ट मान लो कि यहाँ पर कोर्ट लिखा हुआ है। ट्रायल जो है कोर्ट ऑफ लॉ, सेशन जज, CJM, JMIC, वो डिपेंड करता है ऑफेंस कितना ग्रेव है कितना नहीं है। पर्पज़ क्या होता है इन तीनों का? इन्वेस्टिगेशन का एविडेंस कलेक्ट करना, देखना कि किसने ऑफेंस करा है, ये देखना कि सच में ऑफेंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इंक्वायरी का पर्पज़ ये होता है कि
आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स की जाए या फिर ना की जाए, ट्रायल का पर्पज़ ये होता है कि इनोसेंस और जो गिल्ट है कि उसका इस्टेब्लिश करना। स्टेज कौन सी होती है इन्वेस्टिगेशन की? जो इनिशियल स्टेज होती है, एफआईआर के बाद इनिशियल स्टेज जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन की होती है। कंप्लेंट के बाद, यहाँ पर ये कंप्लेंट नहीं लिखा होना चाहिए था, कंप्लेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। चैप्टर 16 आई गेस उसके बारे में है। इंक्वायरी ट्रायल से पहले की स्टेज होती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद की स्टेज होती है, जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है। ट्रायल जो है फाइनल स्टेज होती है, जहाँ पर केस एडजुडिकेट होता है, जहाँ पर केस का फैसला होता है। फाइनल स्टेज तो नहीं कहूँगा, इसके बाद अपील भी हो सकती है, रिवीजन भी हो सकता है, रेफरेंस भी हो सकता है, वैसे सोचे तो फाइनल कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पर लीगल प्रोविजंस कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन में, सेक्शन 12, सेक्शन 173 से 196। इंक्वायरी के प्रोविजंस कौन कौन से हैं, सेक्शन 2 के में इसकी डेफिनेशन है इंक्वायरी की, और सेक्शन 210, 227, 230, 231 सभी प्रोविजंस नहीं है, मेन प्रोविजंस मैंने यहाँ पर लिख दिए। ट्रायल जो है चैप्टर 19 से 22 तक कवर्ड है, आप जाके देख सकते हो। समरी ट्रायल है यहाँ पर, समन्स ट्रायल है, वारंट केस पर जो ट्रायल आता है वो है, अलग अलग काइंड्स हैं ट्रायल के, वो यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। आउटपुट इन्वेस्टिगेशन का एंड क्या होता है? पुलिस रिपोर्ट, या तो चार्जशीट फाइल होगी या क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगी। इंक्वायरी में या तो केस डिसमिस हो जाता है या चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है, आगे ट्रायल स्टार्ट हो जाता है जैसे चार्ज फ्रेमिंग स्टार्ट होती है। ट्रायल जो है, ट्रायल कंक्लूड होता है जजमेंट से। जजमेंट या तो कन्विक्शन होगा, मतलब पनिशमेंट मिलेगी, या 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या डेथ, उम्र कैद की सज़ा, या सजाए मौत सुनाई जाती है। साथ में कुछ फाइन भी लग सकता है, और या फिर एक्विटल, छोड़ दिया जाता है जो एक्यूज होता है उसको। अब आगे हैं, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। क्लॉज एम। इसके बाद की जो डेफिनेशन है, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं, समन केस, वारंट केस को छोड़ के, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो डेफिनेशंस हैं, दीज आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड लिखा गया इंक्लूड्स। इंक्लूड्स जब भी कहीं पर लिखा जाएगा किसी भी डेफिनेशन में, उसका मतलब होता है कि ये चीज़ भी उसमें इंक्लूड होती है। मतलब ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इंक्लूड का मतलब ये भी इसमें आता है, मतलब और भी चीज़ें आती हैं, साथ में ये भी आ सकता है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग एक ऐसी प्रोसीडिंग होती है जिसमें एविडेंस जो है ओथ पर लिए जा सकते हैं। अभी जो हमने पीछे डिस्कस करा ट्रायल भी एक तरीके की जुडिशियल प्रोसीडिंग है, पर ट्रायल को छोड़ के भी और सारी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं जिसमें एविडेंस जो है ओथ पर लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ एक ट्रायल ही एक जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, और भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि कमिटल प्रोसीडिंग, बेल हियरिंग, रिमांड प्रोसीडिंग। कमिटल प्रोसीडिंग की बात आई गई सेक्शन 232 में की गई है, जब मजिस्ट्रेट को एक तरीके से कमिट करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है केस कोर्ट ऑफ सेशन को, वो कमिटल प्रोसीडिंग होती है। बेल हियरिंग की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें एविडेंस लिए जा सकते हैं ओथ पर वो ट्रायल नहीं होती है। वैसे ही रिमांड प्रोसीडिंग, जब पुलिस कहती है कि हमें कस्टडी दे दो एक्यूज्ड की, सेक्शन 187 में इसकी बात की गई है, आप देख सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स है जुडिशियल प्रोसीडिंग के जो ट्रायल से अलग है। डिफरेंस बस ये होता है कि ट्रायल भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, बट ट्रायल में एक जजमेंट आता है, बट यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं आता, एक ऑर्डर पास होता है, जो ट्रायल से अलग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। आगे लोकल ज्यूरिसडिक्शन। लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? लोकल ज्यूरिसडिक्शन एक एरिया होता है, मान लो ये एरिया है, इसमें ये कोर्ट है, ये कोर्ट अगर इस पूरे एरिया में अपना पावर एक्सरसाइज कर सकती है तो वो इसका लोकल ज्यूरिसडिक्शन होगा। तो एक कोर्ट और मजिस्ट्रेट जिस लोकल एरिया में अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं उसको उस कोर्ट या मजिस्ट्रेट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन बोला जाता है। और वो जो एरिया है, ये पूरा एरिया या तो होल ऑफ द स्टेट, मतलब पूरा स्टेट हो सकता है, या कुछ पार्ट हो सकता है स्टेट का। जनरली स्टेट का कुछ पार्ट ही होता है। हाई कोर्ट को छोड़ दो तो बाकी जो कोर्ट्स हैं किसी स्टेट में, हाई कोर्ट की तो पूरे स्टेट पर ही जुरिसडिक्शन होती है, पर कोई कोर्ट है, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मान लो पंचकुला का सेशन कोर्ट है, वो पंचकुला के एरिया में ही अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है। चंडीगढ़ या रेवाड़ी इन जगहों पर, और जो पंचकुला से बाहर एरिया है वहाँ पर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट यहाँ पर है क्लॉज पी, नोटिफिकेशन का मतलब बताया हुआ है। मीन्स ए नोटिफिकेशन पब्लिश इन ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसका मतलब नोटिफिकेशन। ऑफेंस का क्या मतलब है? ऑफेंस कोई एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल है लॉ के द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ है एनी लॉ, कोई एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल है किसी भी लॉ के द्वारा, उसको ऑफेंस बोलते हैं। एनी लॉ में बीएनएस आ सकता है जो पहले आईपीसी था, और भी कोई लोकल लॉ हो सकता है, कोई स्पेशल लॉ हो सकता है, एनडीपीएस हो गया, पॉक्सो हो गया, डीवी एक्ट हो गया। यहाँ पर याद रखना, इसको सेक्शन 2 बीएनएस के साथ पढ़ना आप। सेक्शन 2 में बीएनएस में
ऑफेंस की डेफिनेशन दी हुई है, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ऑफेंस का क्या मतलब है। बस यहाँ पे एक्ट का मतलब होता है कि कोई कार्य करना, कुछ करके ऑफेंस करना, और ओमिशन का मतलब होता है कुछ जो आपकी ड्यूटी थी वो आपने ना किया फिर ऑफेंस हो जाना। डेफिनेशन कहती है इसमें ऑफेंस में एक ऐसा एक्ट भी आएगा जिसमें कंप्लेंट की गई है सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंडर। तो इस एक्ट के अंदर भी अगर कोई ऑफेंस हुआ है वो भी ऑफेंस के अंदर आएगा। आगे है यहाँ पर क्लॉज आर बात कर रहा है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के बारे में। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन जनरल में बात करूँ SHO को बोला जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। SHO जो है एक इंस्पेक्टर रैंक का भी ऑफिसर हो सकता है, एक सब इंस्पेक्टर रैंक का भी ऑफिसर हो सकता है। यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है, इंक्लूड्स, मतलब ये भी इंक्लूड होगा जब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम दी स्टेशन हाउस। जब SHO एब्सेंट है स्टेशन से, पुलिस स्टेशन से, या अपनी इलनेस, बीमारी की वजह से या और किसी रीज़न की वजह से ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मान लो छुट्टी पर है, तो या तो जो SHO होता है स्टेशन हाउस में वो एब्सेंट है, या इलनेस की वजह से या कोई और रीज़न की वजह से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो जो नेक्स्ट ऑफिसर होगा वहाँ पर, मान लो इंस्पेक्टर था SHO, तो जो SI होगा वो यहाँ पर SHO हो जाएगा, या SI था तो उससे नीचे के रैंक का जो ऑफिसर होगा ASI जो होगा वो SHO हो जाएगा वहाँ पर, उस सिनेरियो में या उस सर्कमस्टेंस में। तो उस केस में जो कि नेक्स्ट रैंक का ऑफिसर है, पर वो जो रैंक होनी चाहिए वो कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का होना चाहिए, एटलीस्ट हेड कांस्टेबल होना चाहिए, तो वो पर्सन वहाँ पर SHO बन जाएगा। तो अगर SHO एब्सेंट है ना, तो नेक्स्ट रैंक का जो ऑफिसर है वो SHO बन जाएगा। या फिर जब स्टेट गवर्नमेंट बताए कि और कोई ऑफिसर जो कि वहाँ प्रेजेंट है वो SHO है, तो वो SHO बन जाएगा। प्लेस क्लॉज एस में दिया गया, प्लेस का क्या मतलब है, इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल। यहाँ भी इंक्लूड वर्ड यूज़ किया गया, इन सब को छोड़ के भी और भी चीज़ें आ सकती हैं प्लेस में। आगे है क्लॉज टी, पुलिस रिपोर्ट के बारे में बात करता है। पुलिस रिपोर्ट की बात हमने ऑलरेडी इस वीडियो में की है कि जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट सबमिट करता है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, सेक्शन 193 सब सेक्शन 3 में वो पुलिस रिपोर्ट होती है। क्लॉज यू पुलिस स्टेशन के बारे में बात करता है। पुलिस स्टेशन वो पोस्ट होगी या वो प्लेस होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि ये जो प्लेस है या ये पोस्ट है पुलिस स्टेशन है, और साथ में इसमें वो लोकल एरिया इंक्लूड होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट बता दे कि ये पुलिस स्टेशन है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 18 में डिटेल में बात की गई है, जो पर्सन अपॉइंट होता है सेक्शन 18 में, और इसमें वो भी पर्सन इंक्लूड होता है जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। क्लॉज भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करता है, सेक्शन 18 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आगे है क्लॉज डब्ल्यू, क्लॉज एक्स, सब डिवीज़न के बारे में बात की गई है। सब डिवीज़न क्या होता है, सब डिवीज़न इन, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ, ईजी लैंग्वेज में बताऊँ, सब डिवीज़न का मतलब होता है तहसील। एक डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीज़न इज़ कॉल्ड सब डिवीज़न। अगर आपने टर्म सुने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है एक सब डिवीज़न में होता है, एक तहसील में होता है। विक्टिम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक्स क्लॉज में बात की गई है। एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जिसने कोई लॉस या कोई इंजरी सफ़र की है। इंजरी की डेफिनेशन सेक्शन 2 BNS में बात की गई है, सेक्शन 2 BNS में देख लेना, सेक्शन 2 BNS में इंजरी की डेफिनेशन बताई गई है। तो कोई लॉस या इंजरी जिसने सफ़र की है, और वो लॉस या इंजरी कैसे कॉज हुई है, कैसे हुई है, बाय एक्ट और ओमिशन फॉर विच द एक्यूज पर्सन हैज़ बीन चार्ज्ड। इसका मतलब ये है कि जिस लॉस या इंजरी के लिए एक्यूज्ड पर चार्ज लगा है वो लॉस या इंजरी विक्टिम ने सफ़र की है। अगर एक्स एक्यूज्ड है, एक्स पे चार्ज लगा है चोरी का, मान लो मोबाइल चुराने का, वाई का लॉस या वाई की इंजरी क्या हुई, उसका मोबाइल फ़ोन का गुम हो जाना। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज एक्स पर चार्ज लगा है वाई के मोबाइल फ़ोन की चोरी का। आगे डेफिनेशन कह रही है एंड इंक्लूड्स द गार्डियन और लीगल एयर ऑफ द विक्टिम। ये इंपॉर्टेंट है कि विक्टिम में सिर्फ वही पर्सन नहीं आएगा जिसकी लॉस या फिर जिसको इंजरी हुई है, जिसको लॉस हुआ है, उसके गार्डियन या लीगल एयर्स भी आएंगे। गार्डियन या लीगल एयर्स कौन होंगे पता होना चाहिए आपको। कोई बच्चा है उसका गार्डियन मम्मी पापा हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं। लीगल एयर्स कौन होते हैं, हिंदू लॉ पढ़ा होगा सक्सेशन एक्ट में, वहाँ पर लीगल एयर्स की बात की गई थी। आगे है क्लॉज वाई और क्लॉज जेड, लास्ट डेफिनेशन सेक्शन 2 की। समन केस और वारंट केस के बारे में बात करता है। वारंट केस या समन केस क्या होता है, वारंट केस का मतलब एक ऐसा केस जिसकी पनिशमेंट है डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ एक्सीडिंग 2 years। मतलब या तो उस ऑफेंस की सजाए मौत हो, जैसे कि रेप का ऑफेंस है, मर्डर का ऑफेंस है, उसमें डेथ पनिशमेंट है, या आजीवन कारावास हो जैसे कि मर्डर और रेप उसमें है, और ऑफेंस है वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी भी सज़ा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर जो सज़ा होनी चाहिए वो 2 साल से अधिक होनी चाहिए। उस केस को वारंट केस बोलेंगे। समन केस क्या होगा, एक ऐसा ऑफेंस जो वारंट केस नहीं है। इससे क्या तात्पर्य निकलता है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि समन केस वो केस होगा जिसकी जो सज़ा है 2 साल या उससे कम की है, क्योंकि वारंट केस एक ऐसा केस है जिसमें सज़ा जो है 2 साल से ऊपर की सज़ा है।
तब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। डेफिनेशन अभी हमने पीछे देखी, क्या होते हैं ये। समन केस होता है वो माइनर ऑफेंस से रिलेट करता है, और जो वारंट केस है वो सीरियस ऑफेंस से रिलेटेड है, क्योंकि जो सज़ा है वो डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या 2 साल से जो ज़्यादा के ऑफेंस जिसमें पनिशेबल है वो वारंट केस के अंदर आएंगे। इशुएंस ऑफ वारंट और समन, ये भी यहाँ पर डिफरेंस है कि जो समन केस में वो समन इशू होता है, और वारंट केस में यूजुअली वारंट इशू होता है, वारंट फॉर अरेस्ट जो होता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 90 और 227 यहाँ पर इसकी एक्सेप्शन लिखी गई है कि समन केस में वारंट इशू हो सकता है, वारंट केस में समन इशू हो सकता है, वो डिपेंड करता है। नेचर ऑफ ट्रायल, मुकदमा कैसा होता है, समन केस में सिंपल होता है, वारंट केस में डिटेल होता है, और यहाँ पर चार्ज फ्रेमिंग होती है। आगे डिफरेंस क्या है, राइट टू बेल। समन केस में थोड़ा सा ईजी होता है बेल ऑब्टेन करना, बिकॉज जो ऑफेंस की ग्रेविटी है वो कम होती है। वारंट केस में मुश्किल हो सकता है बेल ऑब्टेन करना, बिकॉज जो ऑफेंस होता है वो ग्रेव नेचर का होता है। एविडेंस रिकॉर्डिंग, जो समन केस है उसमें फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती, एविडेंस डायरेक्टली रिकॉर्ड हो जाते हैं। जो वारंट केस होता है उसमें पहले चार्जेस फ्रेम होते हैं और जो फिर एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं। जब आगे हम समन केस वारंट केस का डिटेल चैप्टर है, जब हम वो डिस्कस करेंगे तो अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए यही समझ लो। सबसेक्शन 2 डेफिनेशंस हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। आगे सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन यहाँ बताए नहीं गए हैं बट आईटी एक्ट या बीएनएस में डिफाइन किए गए हैं, उनका जो मतलब है हम वहाँ से ले लेंगे। मतलब बीएनएसएस में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो यहाँ लिख तो दी गई बट उनकी डेफिनेशन नहीं बताई गई, उनकी डेफिनेशन हम बीएनएस या आईटी एक्ट से ले लेंगे। इस डॉक्ट्रिन को हम पैरी मटीरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 3। सेक्शन 3 का कहता है, इसका सबसेक्शन 1 एक सिंपल सी बात कहता है, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अगर कहीं पर लिखा गया मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या कहीं पर लिखा गया मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, तो ये माना जाएगा कि रेफरेंस दिया जा रहा है उस एरिया के मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास का। मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लो साकेत है, दिल्ली साकेत, वहाँ पर एक ऑफेंस कमिट होता है। मान लो वहाँ पर चोरी होती है, तो ये लिखा हुआ है कि जो चोरी का ऑफेंस है वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ट्राई कर सकता है। चोरी का ऑफेंस में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मुकदमा देख सकते हैं। अब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ट्राई कर सकते हैं चोरी के ऑफेंस को, तो वो जो मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है ना, वो उस एरिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात की जा रही है। कहीं पे भी रेफरेंस दिया गया ना मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास का, उसका ये मतलब होगा कि उस एरिया का जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ना कि किसी और एरिया का। बस इसका ये मतलब है। आगे सबसेक्शन 2 है, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं, उनकी पावर्स का जो बाइफर्केशन है, उनका डिक्लेरेशन करा है। इसको मैंने ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है। ये सबसेक्शन कह रहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे। एविडेंस एवेल्युएट करना, कोई भी ट्रायल होगा उसमें एविडेंस, कौन सा एविडेंस वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये देखना। डिसीजन देना कि किसी पर्सन को पनिशमेंट मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, या डिसीजन देना कि किसी को ट्रायल के लिए भेजना है या फिर नहीं भेजना है। इंक्वायरी प्रोसीडिंग से चार्ज फ्रेमिंग करनी है या फिर नहीं करनी है, ये डिसाइड करना। वहीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइसेंस ग्रांट करना, जैसे कि ट्रेड लाइसेंस होते हैं, लिकर लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस, इस तरीके के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं। कैंसिल करना, सस्पेंड करना लाइसेंस, सैंक्शन करना प्रोसिक्यूशन। मतलब कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए अगर आपको जिनके खिलाफ मुकदमा चलाना है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती, तो सैंक्शन देना प्रोसिक्यूशन के लिए, या विड्रॉल करना। विड्रॉल के प्रोविज़न 360 में है बीएनएसएस में। आगे सेक्शन 4 जो कह रहा है कि जो भी ऑफेंस है, वो जो ऑफेंस बीएनएस के अंदर हुआ है, बीएनएस के अंदर मान लो जो भी ऑफेंस हुआ है, मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, या जितने भी ऑफेंस वहाँ दिए हुए हैं, वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे, इंक्वायर किए जाएंगे, ट्राई किए जाएंगे। उनका ट्रायल कैसे चलेगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगा, बीएनएसएस के अंदर प्रोविजंस जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, जो भी और अदर ऑफेंसेज हैं बीएनएस को छोड़कर, और भी लॉज हैं हमारे पास, क्रिमिनल लॉज जो हैं, पहले भी मैंने मेंशन किया, पॉक्सो, डीवी एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ऐसे काफ़ी सारे लॉज हैं। उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या जो ट्रायल है वो भी बीएनएसएस के अकॉर्डिंग ही चलेगा, पर सब्जेक्ट टू एनी एनैक्टमेंट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। बट जो अदर लॉज हैं दीज आर सब्जेक्ट टू इनैक्टमेंट। मतलब अगर उनके लिए कुछ स्पेशल लॉ बनाया हुआ है जहाँ पर उनके इंक्वायरी के, इन्वेस्टिगेशन के, ट्रायल का प्रोसेस अलग से दे रहा हुआ है उस लॉ में, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल का प्रोसीजर चलेगा। फिर अगर कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया हुआ किसी सब्जेक्ट पर, तो बीएनएस के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल चलेगा।
ये सेक्शन 4 कह रहा था। लास्ट में सेक्शन 5 है, सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज क्या होता है? जो सेव करता है। किसको सेव कर रहा है? ये किसी स्पेशल या लोकल लॉ को, स्पेशल या लोकल लॉ को ये सेव कर रहा है सेक्शन 5 BNSS के इफेक्ट से। कैसे इफेक्ट से? बिकॉज स्पेशल या लोकल लॉ में स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन दिया हो सकता है, स्पेशल प्रोसीजर बताया हो सकता है, या कुछ स्पेशल पावर्स कन्फर की हो सकती हैं कोर्ट्स पर। मतलब अगर आप BNS में मर्डर कमिट करते हो तो इन्वेस्टिगेशन BNSS के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पर एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन अलग है, प्रोसीजर अलग है। बट किसी स्पेशल लॉ में अगर आप ऑफेंस कमिट करते हो, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, PMLA में जो प्रोसीजर है वो अलग है। बेल के प्रोसीजर्स वहाँ पर अलग हैं, बेल वहाँ नहीं मिलती है जैसे कि। तो सेक्शन 5 ये कह रहा है कि जो PMLA या अदर लॉज है ना, इनको जो BNSS में प्रोविज़न दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है, उससे सेव करो। जो यहाँ प्रोसीजर दिया हुआ है वो इफेक्ट नहीं करेगा किसी भी तरीके के स्पेशल या लोकल लॉ को, और उसमें जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसको। तो ये सेक्शन 5 कह रहा था। यहाँ पर वीडियो एंड होती है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं BNSS की प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जाके और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। हाँ, कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाना। हैव अ नाइस डे।